आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी, उसके बाद में सी का स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, और धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें डिस्कस करते चले जाएंगे। हर लेक्चर के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे, उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज रहेंगे, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन वो होगा लेक्चर के बाद में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सी लैंग्वेज। आप सबने सुना होगा कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 सी बेसिकली होती किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके फीचर्स क्या हैं, तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर 1 यहाँ पर हम बोलेंगे कि सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हुआ कि इस लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। हम इसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन आपको डेवलप करना हो तो आप इजीली सी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में बेसिकली 2 तरह की एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं। सबसे पहले होती है इसमें सिस्टम एप्लीकेशंस। सी लैंग्वेज को बेसिकली सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, तो इसमें हम सिस्टम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली सी लैंग्वेज के अंदर हम यूजर एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। यूजर एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई गेम्स डेवलप करना है या कोई एप्लीकेशन बनानी है जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम वो चीज़ यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज को 1970s में डेनिस एम रिचे ने वेल लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई जगह आपको मिलता है 1970 और कहीं पर आपको मिलता है 1972। दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। यहाँ पर 1970s के अर्ली इन 1970 में डेनिस रिचे ने इस पर काम करना चालू किया था, बट इसको अनाउंस नहीं किया था। इसका जो अनाउंसमेंट हुआ, इसको जो पब्लिकली लॉन्च किया गया, वो किया गया 1972 में। क्लियर है ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में 1972 का ऑप्शन है तो आपको 1972 सिलेक्ट करना है, और अगर 1972 नहीं दिया है तो फिर आपको 1970 सिलेक्ट करना है, क्योंकि अर्ली इन 1970 में उन्होंने काम करना चालू कर दिया था और 1972 में उन्होंने इसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इन्होंने इस एप्लीकेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सी जो लैंग्वेज है वो सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होती है, तो डेनिस रिचे ने इस लैंग्वेज को बनाया क्यों। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ज़रूरत क्या थी सी लैंग्वेज को बनाने की, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। उस समय यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम चल रहा था, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था, इसकी लाइब्रेरी को अपडेट करना था, तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिसमें हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर पाएँ, ठीक है। तो उस समय सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज चलती थी जिसको बी लैंग्वेज बोला जाता था। बी लैंग्वेज भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती थी। इस लैंग्वेज के साथ लिमिटेशन ये था कि इसके अंदर डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। आप जो यूजर जो इनपुट देता है या आप जिस तरह की वैल्यू इनपुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। मतलब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाटा टाइप की। सेकेंड इसका जो प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी इस लैंग्वेज के अंदर। तो स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब ये दोनों चीज़ें प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। मतलब एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाना, एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस बी लैंग्वेज को बेस मानते हुए 1970 में उन्होंने इस सी लैंग्वेज पर काम करना चालू किया। इस लैंग्वेज को नाम दिया सी। सी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये जस्ट एडवांस ऑफ बी लैंग्वेज होती है। क्लियर है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो बी
उससे पहले लैंग्वेज चलती थी और बी लैंग्वेज को बेस मानते हुए उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया। तो सी लैंग्वेज को बनाने का मेन पर्पस था सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप करना, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना है। ठीक है, तो ये जो पर्पस था इसका वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन पर्पस था सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करना। ठीक है, अच्छा अब उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि सी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मानी जाती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मानी जाती है, जिसको शॉर्ट में पीओपी बोला जाता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि सी जो लैंग्वेज होती है इसमें हम अपने प्रोग्राम्स में मेथड्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने का एक स्ट्रक्चर्स होता है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना रहता है, इसलिए इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। साथ ही साथ इसको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, जो कि हम अभी देखा हमने कि बी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं कहलाती। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन किया गया, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि सी लैंग्वेज को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तरीका होता है कि आपने अपने कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ लिख दिया, सारे जितने भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सब एक साथ लिखे हुए, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम सारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को एक साथ लिखते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना या उनको बार बार रिकॉल करना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया कि हम अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रोग्राम के जो स्मॉल पार्ट्स बनेंगे उनको मॉड्यूल्स बोला जाएगा। इस तरीके से सी जो लैंग्वेज थी वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, फंक्शंस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, सी जो लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ध्यान रखना है आपके लिए, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब इसमें आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है। एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। तो सी जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, इसमें कंपाइलर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सी की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .c होता है। सी की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .c होगा। जैसे वर्ड का एक्सटेंशन अलग होता है docx, C++ में फाइल बनाओगे उसका एक्सटेंशन .cpp होता है, ठीक है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज में जो फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन होगा .c। क्लियर। अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये हुआ कि सी जो लैंग्वेज होती है उसको हम किसी भी एडिटर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब ये एडिटर फ्री लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप चाहें तो नोटपैड पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो टर्बो का जो सी कंपाइलर होता है या C++ का जो एडिटर होता है इवन उसमें भी हम इसको प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सी लैंग्वेज का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका बनता है तो वो क्वेश्चंस आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सी बेसिकली किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप बोल सकते हैं जनरल पर्पज है या ये सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सी जो है वो 1970 अगर आता है, अभी मैंने आपको बता दिया है 1972 में जनरली आपको ये पॉइंट मिलेगा कि 1972 में डेनिस रिचे ने इसको बताया, डेनिस एम रिचे ने इसको डेवलप किया था वेल लेबोरेटरी के अंदर। कहाँ पर डेवलप किया था? वेल लेबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम देखते हैं सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि जब हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं इसके प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे वो चीज़ आपको सिस्टम पे रन करके दिखाऊंगा। देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम
आप किसी भी एडिटर पर काम करते हो, चाहे आप टर्बो कंपाइलर पर काम करें या विजुअल स्टूडियो कोड में स्टूडियो कोड में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, आपको सी का एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसको आपको फॉलो करना है। तो पहले हम इसका बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर समझते हैं कि बेसिकली इसका बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। जब भी हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका जो भी एडिटर है उस एडिटर पर आपको हैश इंक्लूड और हैश इंक्लूड करके ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में आपके हेडर फाइल को ऐड करना है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है मैन मेथड, मैन करली ब्रैकेट ओपन, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। ऊपर आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल वेरिएबल्स आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और लोकल वेरिएबल्स आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। ये आपका सी का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आप कहीं चेक करेंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी ये आपका एक फिक्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैश इंक्लूड क्या है। हैश इंक्लूड और ये हेडर फाइल का मतलब क्या होता है। देखिए, हेडर फाइल बेसिकली एक लाइब्रेरी फाइल होती है। हेडर फाइल क्या होती है आपकी? लाइब्रेरी फाइल। ये हेडर फाइल नाम से कोई हेडर फाइल नहीं होती है, ये सिंटेक्स है। इस प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स लिखा है हमने, तो इस सिंटेक्स में हेडर फाइल का मतलब होता है सी में काम करते समय जब हम सी के जो इनबिल्ट मेथड्स होती हैं, सी की जो लाइब्रेरी मेथड्स होती हैं, उन लाइब्रेरी मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। अब जो भी लाइब्रेरी मेथड्स होगी वो सी के अंदर किसी न किसी लाइब्रेरी का मेंबर होती है। जिस मेथड को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं उस मेथड से रिलेटेड जो लाइब्रेरी फाइल होगी या लाइब्रेरी क्लास होगी उसको हमें अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर ऐड करना है। क्लियर है ना? तो ये हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। इसका यूज होता है किसी भी लाइब्रेरी फाइल को या किसी भी बाहर प्रोग्राम के बाहर की फाइल को प्रोग्राम के अंदर ऐड करना, ठीक है, जिससे कि हम उसके अंदर जो मेथड्स होती हैं उनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड हेडर फाइल आपको ऐड करना है। लाइब्रेरी फाइल्स आपको समझ में आ गया होगा। हेडर फाइल इज द लाइब्रेरी फाइल। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट contains the definition of different library methods। डिफरेंट लाइब्रेरी मेथड्स की डेफिनेशन जिस लाइब्रेरी फाइल के अंदर होती है उस लाइब्रेरी फाइल को आपको यहाँ पर हेडर फाइल कहा जाएगा और उससे को हमें सबसे पहले प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर फाइल्स होती हैं वो आपको ऐड करना है। जैसे एक हेडर फाइल होती है stdio.h, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट मेथड्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम प्रोग्राम्स के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको इनपुट आउटपुट के लिए दो मेथड्स यूज करनी है। सबसे पहली मेथड्स होती है आपकी स्कैनएफ, एक मेथड होती है जिसको आपको यूज़ करना है, और आउटपुट के लिए दूसरी मेथड होती है जिसको बोला जाता है प्रिंटएफ। ये दोनों मेथड्स आपको यूज़ करना है। अब यदि इन दोनों मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल होती है stdio.h, जिसको हमें अपने प्रोग्राम में यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर इस लाइन का क्या मतलब है। एक प्रोग्राम के अंदर हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह की मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी हेडर फाइल है उसको हम ऐड कर सकते हैं। हेडर फाइल को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला होता है हैश इंक्लूड के साथ जो एंगुलर ब्रैकेट, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हेडर फाइल या ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है। दो तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया आपका ये कि आप एंगुलर ब्रैकेट के बीच में अपनी हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर कि आप अपनी हेडर फाइल को डबल कोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैश इंक्लूड
और डबल कोट्स में भी अपने हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने stdio.h, है ना। तो दोनों तरीके होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिखें, दोनों करेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये मैन क्या होता है और ये ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वेर मतलब वेरिएबल्स होते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वेरिएबल्स मतलब हम प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट लेते हैं या प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कोई भी आपका मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो वेरिएबल्स की हेल्प से ही किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स को जनरली दो लेवल पर यूज किया जाता है। एक होता है उसका ग्लोबल लेवल, दूसरा होता है लोकल लेवल। एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम इस मैन के पहले डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल कहलाएगा, और जिसको इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये करली ब्रैकेट्स लगा है, ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं वो लोकल कहलाता है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर होता है उसको ग्लोबल बोला जाता है, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर हम वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करते हैं, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, इट मीन्स हम उसको पूरे प्रोग्राम में, कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा आपने मेथड बनाया वहाँ भी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसकी लिमिट जो होती है वो कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर होती है, ठीक है। इसका स्कोप जो होता है वो प्रोग्राम के अंदर होता है, कंप्लीट प्रोग्राम, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। इसका जो स्कोप होगा वो पर्टिकुलर इस ब्लॉक के अंदर होगा, आप उसको इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोकल कहलाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, तरीका है कि आपको ग्लोबल देना है तो आप यहाँ पर देंगे, लोकल देना है तो इस ब्रैकेट के अंदर देंगे, ठीक है। लोकल देंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैन क्या होता है। मैन बेसिकली एक लाइब्रेरी मेथड है, ध्यान रखना। मैन क्या है आपका, एक लाइब्रेरी मेथड है। मैन इज द लाइब्रेरी मेथड, ठीक है। सी हो, C++ हो, जावा हो, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैन मेथड होता है। मैन मेथड बेसिकली आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जो कंपाइलर होगा वो आपके प्रोग्राम को कहाँ से रीड करना चालू करेगा, उसको स्टार्टिंग पॉइंट तो मिलना चाहिए कि भाई इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और इस स्टेटमेंट से आपको प्रोग्राम को रीड करना चालू करना है, ठीक है। तो मैन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कहलाता है। मैन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होगा, मतलब आपका कंपाइलर, आपका सिस्टम आपके प्रोग्राम को मैन मेथड से ही रीड करना चालू करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी मेथड होती है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मैन मेथड हो सकता है, एक से ज़्यादा मैन मेथड्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, इट इज़ द एरिया ऑफ मैन मेथड, ठीक है। जिस तरीके से हमने मैन मेथड बनाया उसी तरीके से हम दूसरी मेथड्स भी यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो ये हर मेथड का एरिया या लिमिट की, या हम बोल सकते हैं कि कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी, कहाँ पर उसकी एंडिंग होगी, तो वो हमें उसके करली ब्रैकेट से पता चलता है। ओपन करली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि यहाँ से इसका ब्लॉक चालू हो रहा है, और क्लोज करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये बंद होगा। मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, जो भी लॉजिक या जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, वो सभी मैन मेथड के या इस पर्टिकुलर मेथड के मेंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी मेथड को आइडेंटिफाई किया जाता है पैरेंथेसिस के द्वारा, आप ध्यान रखना, ठीक है। दो तरह की मेथड्स होती हैं, एक लाइब्रेरी मेथड होती है, एक यूजर डिफाइंड मेथड होती है, ठीक है। तो लाइब्रेरी मेथड का मतलब जैसे मैन लाइब्रेरी की मेथड है, ठीक है ना, हमने उसको यूज किया है। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड मेथड्स होती हैं, हम अपनी खुद की मेथड्स भी बना सकते हैं, वो आगे आपके सिलेबस में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं कैसे पहचानेंगे कि ये मेथड है या फंक्शन है, तो जिस कीवर्ड के आगे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा होगा वो आपका मेथड कहलाएगा।
कहलाएगा, वो आपका फंक्शन कहलाएगा, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल, आफ्टर दैट इफ यू वांट देन यू कैन डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल, इट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं होता डिक्लेयर करना। आफ्टर दैट मैन मेथड। अच्छा, कहीं कहीं पर अगर हम सी के कंपाइलर में काम कर रहे हैं, एडिटर पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको मैन लिखना है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में काम करते हैं या आप C++ के एडिटर पे काम करते हैं तो आपको मैन के आगे एक उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लगाते हैं इंटीजर, क्योंकि हर मेथड कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। मेथड की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उस मेथड से वैल्यू रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने का मतलब होता है इस मेथड के बाहर हम कोई वैल्यू सेंड करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाता है उस वैल्यू को रिटर्न करना। ठीक, अब आप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं? अगर आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, कोई नंबर रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते तो इंटीजर की जगह हम यहाँ पर वाइड लिख देंगे। तो कहीं कहीं पर वाइड मैन भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको इंट मैन भी लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर इंट मैन लिखा है तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको रिटर्न लिखना है। रिटर्न के आगे 0 लिखा रहेगा या 1 लिखा रहेगा या कोई भी नंबर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और वाइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न वैल्यू। वाइड का मतलब क्या हुआ? नो रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब ये एक ऐसा टाइप है जिससे पता चलता है कि हम इस मेथड से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते या ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया? वाइड लगा दिया। और अगर हम इंट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या लिखोगे? उसके आगे रिटर्न करोगे, कोई ना कोई नंबर आपको उससे रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ईजी होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से स्टेटमेंट का क्या मतलब है तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले। क्या समझना ज़रूरी है आपके लिए? चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सी में प्रोग्रामिंग करना। सी में प्रोग्रामिंग करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट कैसे दिया जाता है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट हमको समझना है कि सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे डिस्प्ले किया जाता है। सेकेंडली हमें क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, हम किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी में कितने तरीके के ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि सी के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही आप सी में प्रोग्रामिंग लिखना चालू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये बेसिक पैरामीटर्स माने जाते हैं। जब तक हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट के विषय में नहीं पता होगा, आप इनपुट वैल्यू नहीं ले सकते, आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर सकते। वेरिएबल्स के विषय में ये बेसिक एंटिटी है, बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम सी में फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और धीरे धीरे हम आगे उस चीज़ को डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है।